पाकिस्तान को ना इंडिया से, ना अमेरिका से और ना इजराइल से इतना खतरा है जितना मजहबी इंतहा पसंदी से है। हमारे मुल्क में जिस तरीके से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, जिस तरह दिन दिहाड़े लोगों को सड़कों पर जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, पारा चिनार में जिस तरीके से अहले तशी लोगों का जेनोसाइड किया जाता है, ऐसे में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही नजरिया है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, और वो है सेकुलरिज्म। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनसे हम लोग कांपना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते। ऐसा ही एक लफ्ज सेकुलरिज्म है। हमारा नेशनल नैरेटिव इतना भद्दा, पुराना और मेडिवल हो चुका है कि किसी भी नए आइडिया के ऊपर आर्गुमेंट को इंकरेज नहीं किया जाता। इन तरह के मामलात में हमारी अप्रोच बहुत ही सिंपल होती है। जिस आइडिया के ऊपर भी या जिस मामले के ऊपर भी हमें अक्ल लगानी पड़े, जहन लगाना पड़े, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना पड़े, उसे हम गैर शरई कहकर फारिग कर देते हैं। जो शख्स ज्यादा बात करे उसे उठवा लो, और अगर वो फिर भी बाज ना आए तो उसे बिल्कुल ही उठवा लो। इसी इंटेलेक्चुअल लेजीनेस की वजह से आज हमारा ये हाल है। टोटल सोसाइटल कोलैप्स है। सोसाइटल कोलैप्स के साथ साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कोलैप्स भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बात याद रखें कि इन हालात में जो भी कौमें फंस जाती हैं ना, उन्हें एक नई आइडियोलॉजी की, एक नए फलसफे की, एक नए नजरिए की जरूरत पड़ती है। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। कंक्रीट को जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पहले 24 से 48 घंटे में वो अपनी 93% फाइनल स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। अगले 7 दिनों में यह नंबर 97% तक पहुंच जाता है। 2 वीक्स में 98% और 28 दिनों में वो स्ट्रक्चर अपनी भरपूर फाइनल स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। अगर आपने कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कुछ भी बदलना है ना, तो पहले के 4 से 5 घंटों में एक्शन लेना होगा। एक दफा 48 घंटे हो गए या एक हफ्ता हो गया तो फिर द ओनली वे टू चेंज इट इज टू डिमोलिश इट, डेसिमेट इट। यानी कि उस स्ट्रक्चर में अगर आपने कुछ भी बदलना है तो आपको उसको तबाह करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सोसाइटी का भी आज यही हाल है। हमारे 48 घंटे कब के खत्म हो चुके हैं, इवन 28 दिनों को भी गुजरे हुए कई साल बीत गए हैं। लिहाजा पाकिस्तानियों ने कभी अपने हालात बदलने हैं ना, तो वो सिर्फ तब होगा जब आप एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज को, नजरियात को, मुआशरे की 2 नंबर वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को, स्टैंडर्ड्स को डेसिमेट करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे और उसकी जगह एक ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अगर हम फाइनली ये डिसाइड कर लें कि पिछले 77 सालों में जो भी मॉरल, सोशल या रिलीजियस वैल्यूज हमने फॉलो की हैं, दे हैव बीन एब्सोल्यूट फेलियर, तो फिर सवाल ये बनता है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। ऐसे मोड़ पर हम लोग बहुत से फैसले ले सकते हैं। सोसाइटी ने किस तरफ जाना है, नए मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। आज की वीडियो में एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी फिलॉसफी मैं अपने मुल्क के लिए प्रपोज करना चाहता हूं जो ट्राइड है, टेस्टेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कामयाब है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो सो कॉल्ड उलमाज हैं या स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अवाम को इस टर्म को लेकर इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतना डरा दिया है कि कोई इसके बारे में डिस्कशन करना ही नहीं चाहता। मैं बात कर रहा हूं सेकुलरिज्म की। आज की हमारी इस गपशप में इस टर्म की गहराई में जाएंगे, इसका भरपूर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है, क्योंकि फैसला इवेंचुअली आपने करना है कि मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। सेकुलरिज्म को इन जनरल लादीनियत समझा जाता है, यानी कि मजहब से दूरी। यह एक रॉन्ग नोशन है, एक गलत इंटरप्रिटेशन है। सेकुलरिज्म में सिंपली स्टेटहुड को मजहब से अलहदा रखा जाता है, यानी कि रियासत के जो मामलात हैं उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सेकुलरिज्म का दूसरा एस्पेक्ट यह है कि जब मजहब का सियासत से, रियासत से और इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा सब मजहब बराबर हैं। मजहब के मामले में कोई भी दूसरे से सुपीरियर नहीं है। सेकुलरिज्म का अगर आप एज अ फिलॉसफी एनालिसिस करें, यानी कि इसको अगर आप फलसफे की नजर से देखें, तो ये कहता है कि भाई जिंदगी के जो मानी है ना, वो आपने इस दुनिया से डिराइव करने, इख्तियार करने हैं, बजाय मजहब के। लेकिन यहां पर एक बात की क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। सेकुलरिज्म मजहब को कंडेम नहीं करता, बुरा भला नहीं कहता, बल्कि इट इज जस्ट इनडिफरेंट टू रिलीजन। उसका मानना यह है कि दुनिया के मामलात इंसान अपने बनाए हुए प्रिंसिपल्स पर चलाएगा। यह तो होगी सेकुलरिज्म की मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमें इस मामले की गहराई में जाना है
और मैंने आपको हमेशा यह बात सिखाई है कि जब भी आपने किसी इशू को समझना है तो उसकी तारीख को समझना है। लिहाजा यह समझते हैं कि सेकुलरिज्म की तारीख क्या है और दुनिया की इसको क्यों जरूरत पड़ी। देखें, आज से तकरीबन 1000 साल पहले यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था। इस पीरियड को डार्क एजेस कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इन सालों में यूरोपियन सोसाइटी ने कोई तरक्की नहीं की। वहां पर कोई सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट नहीं हुई। लोगों का इंटेलेक्ट जीरो था। ना कोई नई इजादात, ना कोई डिस्कवरी, ना कोई थ्योरी और ना कोई डिस्कोर्स। लेकिन यूरोप की इन हालात का जिम्मेदार कौन था? इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है कैथोलिक चर्च पे और उस जमाने की क्रिश्चियन सोच पर। क्रिश्चियनिटी से पहले जो एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी थी और जो ग्रीक फलसफा था, वो कहीं ना कहीं कायनात के अंदर लॉजिक और विजडम तलाश करने की कोशिश करता था। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, जुस्तजू थी। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने कहा कायनात में नहीं, जीसस क्राइस्ट ही लॉगोस हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। सडनली लोगों ने यह मानना शुरू किया कि कायनात जैसा एक स्ट्रक्चर बेमानी है और सारी अक्ल और मंतक एक ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी शख्स के पास है। लोगों ने कहा कि भाई ये सवाल उठाना छोड़ो, ये अकल वकल की बातें छोड़ो, बस ईमानी ताकत का इस्तेमाल करो। ईमान ही सब कुछ है। देखिए, मिडिल एजेस में जो रोमन कैथोलिक चर्च था ना, उसकी पावर अनप्रेसिडेंटेड थी। रोम के अपने आलीशान पैलेस से पोप का जो इन्फ्लुएंस था वो ना सिर्फ यूरोप के लोगों की मजहबी जिंदगी पर था, बल्कि यूरोप की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर भी भरपूर था। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मिडिल एजेस में यूरोप का जो लैंड था उसका 1/3 यानी कि 1/3 चर्च के कंट्रोल में था। और आपको पता है कि जिसके पास लैंड होता है उसी के पास पावर होती है। और जब ये पावर मजहब के साथ मिलती है ना, तो इट बिकम्स अनस्टॉपेबल। लेकिन 16वीं सदी के आगाज में यूरोप में एक ऐसी सोशल और स्पिरिचुअल पावर का आगाज हुआ जिसने चर्च को हेड ऑन लिया और उस अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस इनकलाबी मूवमेंट को कहा गया प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। उर्दू में माय बुक बडीज इसे कहा जाता है तहरीके इस्लाहे दीन, यानी कि एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी तहरीक जो दीन के अंदर इस्लाहात करेगी, चेंजेस करेगी, कोर्स करेक्शन करेगी। इस रेफॉर्मेशन मूवमेंट का जो कोर मैसेज था ना, वो बहुत ही इनकलाबी था। और वो मैसेज ये था कि खुदा और इंसान के दरमियान किसी प्रीस्ट, किसी पादरी, किसी क्लर्जी, किसी मुल्ला की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा इंसान की भलाई इसी में है कि चर्च की टीचिंग्स की बजाय वो खुदा के साथ अपना डायरेक्ट ताल्लुक खुद कायम करे। लिहाजा प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन ने डायरेक्टली चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर की ये जो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन है, इसका आपको सही तरह आइडिया तब होगा जब आप ये समझेंगे कि चर्च मिडिल एजेस में किस तरीके से अपनी पावर को अब्यूज करता था। रेनेसांस पीरियड से पहले जो 1000 साल थे ना, उसमें क्रिश्चियन चर्च का गलबा ना सिर्फ यूरोप के लैंड पर था बल्कि लोगों की सोच पर भी था। जो शख्स भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने की कोशिश करता उसको शक की निगाह से देखा जाता, उसे परसिक्यूट कर दिया जाता, जला दिया जाता, मार दिया जाता। चर्च की इस ब्रुटैलिटी की मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। एक बड़े मशहूर आर्च बिशप अशर ने बाइबल पढ़ के नतीजा ये निकाला कि हमारी दुनिया 23 अक्टूबर 4000 BC को संडे के दिन सुबह 9 बजे वजूद में आई। क्या कैलकुलेशन है। इस इंकशाफ से पहले एक साइंटिस्ट वाइक्लिफ, जो उस वक्त तक मर चुका था, उसने दरियाफ्त किया था कि दुनिया मिनिमम कई लाख साल पुरानी है। लेकिन चर्च को यह बात बिल्कुल पसंद आई। उसने वाइक्लिफ की कब्र खोदी, उसकी हड्डियां निकाली, उनकी हड्डियों को तोड़ा और उसको समंदर में बहा दिया ताकि इस तरह की सोच के जर्म्स जमीन को कंटामिनेट ना कर सकें। गैलीलियो और कोपरनिकस के साथ भी चर्च ने बहुत बुरा सलूक किया क्योंकि ये वो साइंसदान थे जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अर्थ नहीं बल्कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इन दोनों को हेरेटिक्स कहा गया, बिद्दती कहा गया, जो दीन के मामले में गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि चर्च आखिर इतना रिजिड क्यों था। इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि उस सोसाइटी का पूरा सोशल ऑर्डर चर्च कंट्रोल करता था। हर चीज के लिए चर्च ने रूल्स बताए हुए थे, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे पीना है, कैसे शादी करनी है, कैसे लोगों को दफनाना है। गोया चर्च प्रोवाइडेड अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और ऐसे सोशल ऑर्डर में जिसमें कोई चीज चर्च को चैलेंज कर सके, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। चर्च की सख्ती की दूसरी वजह यह थी कि कलीसा ने लोगों को क्वेश्चनिंग करने से मना किया हुआ था। दीन के मामले में
कोई सवाल नहीं। और साइंस क्योंकि सवाल उठाती है, लिहाजा उनको ये कहां से पसंद आती। तीसरी रीजन ये कि अगर इनमें से कोई भी रूल ओवर रूल हो जाता तो चर्च की अथॉरिटी चैलेंज हो जाती, जिसकी वजह से पूरा सोशल ऑर्डर बिखर के रह जाता। इसी सोच की वजह से साइंस और फ्री थिंकिंग को चर्च ने एक थ्रेट कंसिडर किया। चर्च के इसी एटीट्यूड के बारे में एंड्रयू डिक्सन व्हाइट ने 1896 में एक कमाल की किताब लिखी थी, जिसका टाइटल है अ हिस्ट्री ऑफ द वॉरफेयर ऑफ साइंस विद थियोलॉजी। इस किताब में उसने चर्च के हवाले से बड़ी ही अम्यूजिंग और बिजार बातें लिखी हैं। ही राइट्स कि सेंट पॉल के मुताबिक सब बीमारियां शैतान की वजह से हैं। ये शैतान ही है जो कहत साली करता है और हमारी फसलों को खराब करता है। ये थी जनाब चर्च की सोच उस जमाने में। इसी तरह जो उस जमाने के प्लेग्स थे जैसे कि कॉलरा और स्मॉल पॉक्स, उसके बारे में चर्च कहता था कि ये खुदा का बदला है उन लोगों से जो गुनाह करते हैं। इसी तरह उस जमाने के पादरी ये कहा करते थे कि जो आसमान में कॉमेट्स होते हैं वो इंसानों की तरफ खुदा के गुस्से का इजहार है। जो समंदर में तूफान आते हैं उनके बारे में भी कहा जाता था कि ये शैतान के काम है। औरतों को मरवा दिया जाता था ये इल्जाम लगा के कि ये विच क्राफ्ट करती हैं, ये चुड़ैलें हैं। एक और मजे की बात जो चर्च कहा करता था वो ये कि ये जो आसमानी बिजली है ना, ये 5 गुनाहों की वजह से है, जिसमें से पहला है इम्पेनिटेंस यानी कि ढिठाई जिद करना। नेक्स्ट है इनक्रेड्यूलिटी यानी कि चर्च की टीचिंग्स पर ईमान ना लाना। तीसरा गुनाह यह था कि चर्च की मुरम्मत ना करवाना। चौथा गुनाह यह था कि पादरियों को पैसा ना देना। और आखिरी गुनाह था अपने मातहत लोगों को तंग करना। ये सब बातें अलग अलग शक्लों में आज आपको इस्लामी ममालिक में और पाकिस्तान में नजर आएंगी। इसी को तोहम परस्ती कहते हैं यानी कि रिलीजियस डॉगमेटिज्म। लेकिन दोस्तों 16वीं और 17वीं सदी में इंसानियत के रियलिटी को लेके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उसको इंसान ने ही तबाहो बर्बाद कर दिया। साइंस के जरिए इंसान ने पुराने फरसूदा मजहब परस्त रिवायात को खैर बात कह दिया। ये वो दौर था जब कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया और उसने क्रिश्चियन चर्च को यह बताया कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है बल्कि सन यानी कि सूरज है। यही वो दौर था जब गैलीलियो पैदा हुआ, आइजैक न्यूटन पैदा हुआ और लोगों को यह अंदाजा हुआ कि ये जो पूरी कायनात है ये फिजिक्स की लॉज के हिसाब से चलती है। इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स है, इसके पीछे कोई साइंस है और कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। सो प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन ने चर्च की पावर को फाइनली तोड़ दिया और फाइनल नेल इन द कॉफिन बनी ह्यूमनिज्म की मूवमेंट, जिसने इंसान को इस कायनात की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दिया। ये दौर था एनलाइटनमेंट का, साइंस का, नॉलेज का, लिटरेचर का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। ह्यूमनिज्म की इस मूवमेंट ने एनलाइटनमेंट को जन्म दिया और एनलाइटनमेंट ने जन्म दिया सेक्युलरिज्म को, जिसने फाइनली क्लर्जी की पावर को तोड़ा और स्टेटहुड को मजहब से अलहदा कर दिया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या सेक्युलरिज्म एक कामयाब फलसफा है? अगर हम रियासत के अफेयर्स को मजहब से अलहदा कर दें तो क्या यह एक कामयाब फॉर्मूला बनता है? इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है। इनफैक्ट एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। आपने उन मुआशरों का एनालिसिस करना है जो सेक्युलर हैं और उनका कंपैरिजन करना है पाकिस्तान के मुआशरे से। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज की वीडियो में ऐसा एनालिसिस भी कर लेते हैं और एक सेक्युलर सोसाइटी को समझने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे करीब ही मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है जिसका नाम है आजरबाईजान। आजरबाईजान की 99% आबादी मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद वो एक डिक्लेयर्ड सेक्युलर मुल्क है। 2022 में मुझे वहां जाने का मौका मिला। क्या ही कमाल का और खूबसूरत कंट्री है। लोगों के चेहरों पे खुशहाली है, हर चीज वेल मैनेज्ड है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड है, अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई वहां पे सड़कों पर लोगों की गर्दनें नहीं काट रहा। मजहब के मामले में कोई एक दूसरे को मारता नहीं है। हर तरफ सुकून है, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो जिंदगी जीने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आजरबाईजान में कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई तुम शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो या यहूदी हो। मजहब वहां पे एक पर्सनल अफेयर है और रियासत फैसले करती है मेरिट की बेसिस पर, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजियस आइडेंटिटी। आजरबाईजान की इकोनॉमी का, सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का, मुआशरे का आप भरपूर कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान के साथ। हर मामले में इट इज हेड एंड शोल्डर्स अबव आवर कंट्री। और आजरबाईजान की इस कामयाबी, इस तरक्की के पीछे उसकी स्टेट का एक इंक्लूसिव एटीट्यूड है जो सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है।
जब आप मजहब की बुनियाद पर अपनी सोसाइटी को या मुल्क को नहीं चलाते ना, तो लोगों के दरमियान हार्मनी होती है, कामनेस होती है और पीस होता है। एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन दैट कंट्री। ये तो थी एक मुस्लिम मेजॉरिटी सेकुलर कंट्री की मिसाल। अब बात करते हैं यूएसए की। क्या ही कमाल का मुल्क है। मैं तो कहता हूं इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का जो सबसे कामयाब और बड़ा प्रोजेक्ट है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की सोसाइटी मैंने खुद विटनेस की है। कभी राह चलते हुए आपके ऑफिस में, आपके आसपास कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई तेरा मजहब क्या है, तू कहां से आया है, तेरी आइडियोलॉजी क्या है, तेरा नजरिया क्या है। वो इंसान को एज इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं और कभी भी मजहब के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जिसमें भी कॉम्पिटेंस होती है, जो भी तगड़ा होता है, जिसमें भी गट्स होते हैं, वो आगे निकल जाता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हिज बिलीफ सिस्टम इज। इसके अलावा आप फ्रांस ले लें, स्पेन ले लें, जर्मनी ले लें, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम एंड ऑल ऑफ देम आर सेक्युलर कंट्रीज। आप इन सब मुल्कों के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की लिस्ट बनाएं, लंबी लिस्ट बनाएं और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें पाकिस्तान से। हर मामले में ये लोग पाकिस्तान से बेहतर हैं, जो अपने आप को एक मजहबी रिलीजियस सोसाइटी कंसिडर करता है। हम क्लेम तो करते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन हमारे यहां मुसलमान ही मुसलमान की गर्दन उतार रहा है। माइनॉरिटी परसिक्यूशन है। बातें हमारी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि आज दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट्स में नीचे से चौथा नंबर पाकिस्तान का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना इंडिया हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना यूएस और ना इजराइल। कोई एक चीज जो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि इस वक्त हालात ये हैं कि मजहब का नाम लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। देखिए, मजहब ना इंसान का पर्सनल मैटर है। वो किसी भी फेथ, किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर सकता है। रियासत को जब आप मजहब का लिबादा ओढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका नतीजा यही होता है जो आज पाकिस्तानी सोसाइटी का है। जब आप रिलीजन की बेसिस पर सोसाइटी बनाते हैं तो आप मुआशरे के अंदर ऑटोमेटिकली एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। इसकी मिसाल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 पॉइंट नंबर 2। कोई भी नॉन मुस्लिम चाहे जितना मर्जी आइंस्टाइन जहन हो, उसमें जितनी मर्जी लीडरशिप क्वालिटीज हो, वो पाकिस्तान का ना प्रेसिडेंट बन सकता है और ना प्राइम मिनिस्टर। एक सेक्युलर सोसाइटी में इस तरह का इम्तियाजी सलूक नहीं होता। जिस शख्स में भी कॉम्पिटेंस होती है वो आगे निकल जाता है। देखिए, मैं ये बात भी बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड वाला सेक्युलरिज्म यहां पर इंप्लीमेंट कर दें। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो सिटीजन है, उनके दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए। मजहब एक पर्सनल अफेयर होना चाहिए और रियासत को मजहब से दूर रहना चाहिए। देखें, जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, तो जो क्लर्जी है, मुल्ला है, प्रीस्ट है, उसे अपनी पावर डिमिनिश होती हुई नजर आती है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अगर इस तरह का निजाम आ गया तो उसे कौन पूछेगा। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे। जब आप सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, आजाद ख्याली की बात करेंगे, तो लोग आपके ऊपर तरह तरह के लेबल्स लगाएंगे, आपको दीन के खिलाफ समझेंगे। लेकिन यह बात भी मैं आपको बता दूं कि सेक्युलरिज्म इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। सेक्युलरिज्म तो दरअसल इस्लाम का हिस्सा है। सुने द ग्रेट अल्लामा इकबाल के फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल क्या कह रहे हैं। हकीकत में सेकुलरिज्म से मुराद मजहब के मामले में स्टेट की गैर जानिबदारी है। उसका ये मतलब नहीं कि जो भी सेकुलरिज्म अगर कोई स्टेट अडॉप्ट करे तो उसके शहरी जो हैं वो लामजहब हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो इस्लामियत इसकी है उसमें सेकुलरिज्म इज एन इंटेग्रल पार्ट। हमारे मुल्क के फाउंडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की स्पीच एक बहुत बड़ा विटनेस है इस बात का, that he wanted Pakistan to be a secular state. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. I repeat, कि आप किसी भी मजहब से हैं, कास्ट से हैं, क्रीड हैं, आपका कोई भी अकीदा है, स्टेट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे सुने। इन कोर्स ऑफ टाइम हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बिकॉज दैट इज द पर्सनल फेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल, बट इन द पॉलिटिकल सेंस एज सिटीजंस ऑफ द स्टेट। यही बात मैं आपको पिछले 15 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि हमारे फाउंडिंग फादर्स भी सेक्युलरिज्म पर बिलीफ रखते थे। देखें दोस्तों, मजहब में, ईमान में, फेथ में बहुत ताकत होती है। इट इज वेरी पावरफुल। अगर पाकिस्तान की स्टेट सेक्युलर होगी या पाकिस्तान सेक्युलर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे। लाइक आई सेड कि मजहब तो इंसान का पर्सनल मैटर है। जैसे आजरबाईजान के लोग मुसलमान हैं, जैसे टर्की के लोग मुसलमान हैं, जैसे मलेशिया के लोग मुसलमान हैं, वैसे ही हम लोग भी रहेंगे। लेकिन ये जो मजहबी दहशतगर्दी है ना, इसका सामना सिर्फ सेकुलरिज्म ही कर सकता है। वीडियो के आखिर में दोस्तों फ्रीडरिक नीचा का एक कोट बताना चाहूंगा जिसके अंदर बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। पीपल ऑफन डू नॉट वॉन्ट टू हेयर द ट्रूथ बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देयर इल्यूजन्स टू बी डिस्ट्रॉयड। लोग अक्सर औकात सच्चाई नहीं सुनना चाहते क्योंकि सच्चाई उनके दिलो दिमाग में जो भरम होता है, जो गलत फहमी होती है, उसको तोड़ने की ताकत रखती है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।